नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। आप मेरे एक साइड देख रहे हैं राहुल गांधी और दूसरी तरफ देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप भी समझ रहे हैं कि क्या मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने कुछ इस तरीके का बयान दिया जिसे बीजेपी कहीं ना कहीं उसे प्रतिष्ठा का सबब बना लिया है कि हाँ, अब विपक्षी जो है वो पूरी तरीके से जो बयान को लेकर के अब सत्ता पक्ष जो है यहां पर पूरी तरीके से पलटवार नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी की बात करें तो इससे पहले भी जब गए थे तब उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, अब अगर पार्ट 2 को लेकर के बात करें तो भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है और राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स हैं कि वो भगवान से ज्यादा जानते हैं और अगर उन्हें भगवान के साथ बैठा दिया जाए तो वो ईश्वर को ही समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो विदेश में बयान, पीएम मोदी का अपमान और बीजेपी ने इसे कहीं ना कहीं देश के अपमान से जोड़ा है राहुल गांधी के बयान को। अब इस पर पलटवार भी हुआ है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और मोहब्बत की दुकान के बयान को लेकर के जो अपमान हुआ है इस पर बयानबाजी तेज है। जरा कुछ बयान पहले सुनिए, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। तो कैसे ये देश का अपमान हो सकता है? विदेश में बयान और पीएम मोदी का अपमान, और क्या अगर देश में बयान दिया है राहुल गांधी ने अगर पीएम को लेकर के तो वो कैसे देश के अपमान से जोड़ा है? आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे एक बड़े पैनल से। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं आनंद दुबे जी। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करूंगा। और प्रवक्ता आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं, आज कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी नमस्कार करना चाहूंगा, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी आज हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं आनंद जी आपके पास ही आ रहा हूं। बड़ी शालीनता के साथ मेरा सवाल, राहुल गांधी के बयान पर क्यों इतना सियासी घमासान, क्यों इतना देश को प्रतिष्ठा का सबब बना लिया? ने देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करें, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जिस तरह से जाके वो विदेशों में भारत के खिलाफ, ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि लंदन में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र भारत में मर रहा है। यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने की पहल करनी चाहिए, ये उनका ऑफिशियल बयान है जो उन्होंने लंदन में दिया। इसके पहले भी 6-7 दौरे जो उनके हुए उसमें उन्होंने बयान दिया। इस दौरे में आप देखिए कि मोदी जी के विषय में जो बातें कही वो तो अब मैं समझ सकता हूं कि चूंकि मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ी है, और एक सामान्य परिवार में, सामान्य पृष्ठभूमि में पले हुए व्यक्ति ने जो है इनके राजतंत्रीय व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है। परिवारवादी पार्टियां इसीलिए परेशान जी। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं के कार्यक्रम में खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। भारत राष्ट्रगान जब हो रहा है तो लोग वहां बैठे हुए हैं, फिर भी राष्ट्रगान हो रहा है, लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये स्थिति है, क्या ये देश का अपमान नहीं है? जी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी सिडनी गए थे, आपने देखा होगा, वहां तो कोई खालिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया, वहां तो किसी ने, वहां आप देखिए भारत माता की जय बोला गया और सबने भारत माता की जय बोला, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लेकिन राहुल गांधी जी
जब जाते हैं तो वहां खालिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है राहुल गांधी जी, जब जरूरत, जब भी दौरे पर जाते हैं? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी आनंद जी। अब मैं जरा डॉक्टर सुधा मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। सुधा जी की मुस्कुराहट बता रही, लगता है बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधा जी, ऐसा क्यों होता है जब भी राहुल गांधी जाते हैं तो इस तरीके के बयान देते हैं और चीजें सामने आती हैं और देश में एक मुद्दा बन जाता है? देखिए, इससे पहले जब गए वहां पर कैम्ब्रिज गए, फिर अब पार्ट 2 सैन फ्रांसिस्को। जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है, आप अपनी बात रखिए डॉक्टर सुधा जी। जी नमस्कार आलोक जी। अभी हमारे आनंद भाई बता रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति कुछ बोल दे तो वो अपमान हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति जो कि अपने देश का प्रधानमंत्री होने के बाद और मुख्यमंत्री होने के बाद कुछ बयान देता है तो वो देश का सम्मान कितना बढ़ जाता है। उन बयानों की चर्चा न करके मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि क्या देश के बाहर जब प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, उनके जन्म लेने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, क्या देश के लोगों को उसमें सम्मान लगा था या सम्मान लगा था? आलोक जी, प्रश्न आपसे भी रहेगा, क्योंकि इस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा के घुमा के कह देना, वहाँ पे हम, मेरे ख्याल से, आप सबके ख्याल से, राहुल गांधी ने जो बातें इंडिया में कही है वही बातें वो वहाँ कह रहे हैं। वो यही बातें कह रहे हैं कि देश में महंगाई है, देश में जिस तरह से इस देश को उन्माद में धार्मिक रूप से बांटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, यही तो बातें कर रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं। सुधा जी, मुद्दा ये नहीं है कि ये मैं भी, मेरे पास भी जानकारी है कि 8 साल पहले किस तरीके से जब एक विवाद ऐसे सामने आया था, जब दक्षिण कोरिया में गए थे पीएम मुख्यमंत्री रहते हुए, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन हम आगे की बात करें, हम बात देश हित की करते हैं, बात हम जनहित की करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, सवाल तब होता है ये मुद्दे जो ऐसे ही कांग्रेस पे कहीं ना कहीं भारी पड़ जाते हैं। अब आप कहेंगी कैसे? 2014 में किस तरीके से चाय वाला मुद्दा किसने उठाया, वो आप लोगों पर ही भारी पड़ गया। उसके बाद देखिए 2019 को लेकर के बात करें, सौदागर जिस तरीके से कहा गया, आप ही लोगों पे ये मुद्दे भारी पड़ जाते हैं और तार्किक क्षमता पे सवाल उठता है। आलोक जी, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, एक्चुअली मैं इस बात को कह रही हूँ कि आखिर राहुल जी से और क्या छीनने की जरूरत है? सब कुछ तो छीन चुके हैं। अब राहुल जी अगर सच बात को चाहे इंडिया में बोले चाहे कहीं बोले, उन्होंने अगर कोई बात तथ्यात्मक उससे गलत कही हो तब तो गलती है, लेकिन जितनी सही बातें हैं, सही बातों को कह दिया जाए तो कहने का माध्यम कहीं भी हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ तो भारत समाचार को जहाँ जहाँ लोग देख पाएंगे और जो नहीं देख पाएंगे यूट्यूब पे देखेंगे, तो वैश्विक रूप से हम हर जगह देखे जा रहे हैं। ये मसला कहाँ से आता है कि राहुल गांधी के देश का सम्मान, वो देश का सम्मान क्यों नहीं करेंगे? इस देश के नागरिक है और इस देश के नागरिक होने के नाते उनको कुछ चिंताएं हैं, उन चिंताओं को अगर यहाँ के लोगों से, पत्रकारों से, अन्य लोगों से डिस्कस कर रहे हैं तो देश का सम्मान कैसे नहीं हो रहा है? वो तो बातें वही करें जो सत्य है। सत्य को कहना, कभी देश का सम्मान करना। सुधा जी, हमें तो देखिए लाखों करोड़ों लोग देखिए सुनते हैं, देखते हैं, इसीलिए हम ऐसी खबरें दिखाते हैं और ऐसे आप लोगों जैसे जो महान व्यक्तित्व वाले पैनल में ऐसे लोगों को बुलाते हैं। रोहित जी, रजा रिजवी जैसे, देखिए आनंद दुबे जी और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जैसे पैनल में हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है सवाल पूछते हुए और आप लोग भी बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं। रोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, जिस बयान को लेकर के राहुल गांधी को सवाल उठ रहे हैं, आखिर मास्टर प्लान क्या और इसके पीछे आपको कितनी दूरदर्शिता दिख रही, जरा मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अच्छी बात है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जनता के मन की बात नहीं सुनते पर विपक्ष की बयानबाजी सुन रहे हैं। विदेश में बोले गए बयान को भी अगर भारतीय जनता पार्टी वाले इतना सीरियसली सुन रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज़ आपको सुननी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, कृपया करके वो अपने अंदर सुधार करें, है ना। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले हर चीज पे ये कह देते हैं कि साहब यहाँ तो देश का विरोध हो गया, यहाँ तो प्रधानमंत्री का विरोध हो गया, तो ये कहीं ना कहीं उनको सुधार करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि वो देश नहीं है। अगर आपको देश का अपमान करने वाले बयान देखने हैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कुछ बयान दे रहे थे 2014 से पहले किस तरीके का भारत था, घुटने पे चलने वाला भारत। अरे शर्मनाक बयान था वो। उस बयान को सुनने के बाद हर भारतीय का खून गर्म हो गया कि किस तरीके से आप भारत का अपमान कर रहे हैं। आप देश को 70 साल की आज़ादी के बाद घुटनों पर चलने वाला देश बता रहे हैं।
तो कम से कम अपने नेताओं को पहले शिष्टाचार सिखाएं, फिर विपक्ष के नेताओं पे बात करें। बाकी मुझे लगता है राहुल गांधी जी पे बेहतर बयान जो है कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है वो ज्यादा बेहतर दे पाएंगी। लेकिन रोहित जी, मैं एक सवाल का जवाब आप ही से चाहूंगा। एक विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से मान लिया कि वो सब हम लोग भारत में यहाँ पर पक्ष विपक्ष चलता है, लेकिन जब वो 7 समंदर पार जाते हैं तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, आरएलडी के नहीं रह जाते हैं, फिर वो भारत के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे, इसलिए सब राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि यहां पर देश के प्रधानमंत्री की बात है, गरिमा की बात है। जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस सवाल को आपसे कर रहा हूं रोहित जी। बिल्कुल, 2016 में जब देश में नोटबंदी की गई थी, उसके तुरंत बाद जापान गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और किस तरीके से जनता का मजाक उड़ाया था उन्होंने, वो हम सब ने देखा था। दूसरी चीज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि भाजपा विरोध देश विरोध नहीं है। तो भाजपा का अगर कोई व्यक्ति अगर भाजपा के बारे में कोई भी बात कहता है तो कृपया करके उसको देश का विरोध ना बताया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या सबसे बड़ी यही है कि वो स्वयं देश का अपमान करते हैं और उनको लगता है कि हर बात पे दूसरा व्यक्ति भी शायद ऐसा ही करता होगा। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा हमें आलोक जी, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। टिप्पणी अगर भाजपा के नेता के ऊपर हुई है तो उसको आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप जनता के मन की बात तो सुनते नहीं हो, और विपक्ष के नेताओं के बयान को इतनी निष्ठा से आप सुन रहे हो कि उसमें बाल की खाल निकालने का अगर काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको जनता के मन की बात भी सुनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2024 में बहुत काम आएगा वो आपको। अभी भी साल भर का समय है 2024 के चुनाव में लगभग। एक बीजेपी के लिए एक अच्छा सवाल निकल करके आ गया, इस सवाल का जवाब मैं आनंद जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी के पास आ रहा हूं। रिजवी जी, इस बयान को जिस तरीके से भारतीयों का अपमान बताया और भारत की छवि को से जोड़ा जा रहा है, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने किस तरीके से बयान दिया, चाहे वो फर्जी गांधी तक की संज्ञा दे दी, आप राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, राहुल जी जो कैलिफोर्निया गए थे, तो कैलिफोर्निया में वो इंडियन कांग्रेस ओवरसीज यूएसए के संदर्भ में गए थे और मोहब्बत की दुकान के बारे में कहने गए थे। मोहब्बत की दुकान, लेकिन कहते कहते वो मोहब्बत की दुकान, जाहिर सी बात है कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है कर्नाटक में, वहाँ मोहब्बत की दुकान उन्होंने चलाई और मोहब्बत की दुकान वहाँ चली उनकी ठीक से। तो उन्होंने सोचा कि मोहब्बत की दुकान अब कैलिफोर्निया में भी लोगों के बीच में रखा जाए। तो वहाँ कहते कहते अब भगवान का कह देना बिल्कुल ये कि साहब भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो भगवान से अधिक जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका एक नमूना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो वो भगवान को बताना शुरू कर देंगे कि दुनिया कैसे चलती है, भगवान भी चकित हो जाएंगे ये मैंने क्या बना दिया। अब आप देखिए, ये ज़रा से इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, आम जनता जिसको जिताएगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो वो प्रतीक हैं, देश के एक प्रतीक होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसा कहा जाए और वो भी कि साहब वो भगवान अगर जो है बैठते भगा तो भगवान चकित हो जाते कि मैंने किसको बना दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी को ऐसे बातों से गुरेज करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। और या वो ये चर्चा में बना रहना चाहते हैं कि न्यूज़ पॉइंट में कि साहब नहीं हम कैलिफोर्निया गए हैं, कैलिफोर्निया में बोल के हम चले आएंगे, मोहब्बत की दुकान कौन सुनेगा, तो कुछ ऐसा ट्यूस करें कि जैसे वो पूरे देश और दुनिया में जो है वो चला जाए। अगर वो एंगल है, न्यूज़ की एंगल है और चर्चा की एंगल है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन एक राहुल गांधी एक लीडर है देश के, छोटे मोटे लीडर नहीं और छोटी मोटी पार्टी के लीडर नहीं है वो, और अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए वो जिम्मेदार हैं और उस घराने के रहे हैं जहां 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उनको जो है भाषा बड़ी संयमित करनी चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देश में बहुत अच्छा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए इस तरीके से, और ये अच्छा लगा नहीं है लोगों को। बिल्कुल, देश के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत नहीं है जिस तरीके से अगर देश की छवि को लेकर के बात करें। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, रोहित जी ने भी एक सवाल उठाया कि भाई आप लोग जनता के मन की तो बात सुन नहीं रहे, जनता के दिल में क्या है, जनता क्या जानना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो भी बोलता है खास करके विदेश में, उस पर आप लोगों की बड़ी नजरें रहती हैं। हम तो विपक्ष के भी मन की बात सुनते हैं और जनता के भी मन की बात सुनते हैं। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जनता के मन की बात सुन रहे हैं तभी 2014 से लेकर और अभी तक शासन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र में।
हम जनता के मन की बात सुन रहे हैं, जनता हमारी मन की बात को समझ रही है और जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर मुहर लगा रही है। अगर हम जनता के मन की बात नहीं सुनते तो आपको क्या लग रहा है कि 2014 के बाद 2019 में हमें सत्ता मिल जाती और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ती जाती। देखिए ये सब बातें एकदम झूठी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नहीं, प्रधानमंत्री जी का जब कहीं सम्मान होता है तो भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। अगर प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए और वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छूकर प्रणाम किए तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों को नमन किया उन्होंने, वह पापुआ न्यू गिनी ने। अगर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उनको द बॉस कह के संबोधित किया तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी इतने लोकप्रिय है कि मुझे उनका ऑटोग्राफ लेना है, तो ये भारत के लोगों का बिल्कुल जिस लोकप्रियता की बात की जा रही डॉक्टर सुधा जी, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को विपक्ष पचा नहीं पा रहा? इससे तो सीधा यही सवाल उठ रहा है फिर। आलोक जी, अगर हमारे मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम ऊंचा होगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा नाम ऊंचा हो रहा है और इससे तकलीफ किसी को होती नहीं है। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितना स्वागत और सत्कार आश्चर्य मिला, हमारा तो सीना चौड़ा हो गया। लेकिन शाम होते होते 5 राज्यों के बच्चों को आने का बैन कर दिया गया। आपको दुख नहीं हुआ? शायद प्रधानमंत्री जी को दुख नहीं हुआ होगा। हम जब स्वीकार्यता की बात करते हैं आलोक जी, उस स्वीकार्यता में आखिर वो चीजें कहाँ से होती हैं? अमेरिका ने किस चीज में अफगानिस्तान के बराबर हमको किया है कोड, ये भी देख लीजिएगा। अगर स्वीकार्यता और प्रसिद्धि हो रही होती तो हम हर तरफ, हर चीज में, इंडेक्स में, हर नंबरिंग में धकेले रहे पीछे। उसमें कोई बात नहीं करता है। भूखमरी में हमको नीचे कहाँ रखा जा रहा है, हमारी पत्रकारिता को कहाँ रखा गया। अगर स्वीकार्यता और उपलब्धि और प्रसिद्धि इतनी ज्यादा होती, हम टॉप पे होते ना। हम टॉप पे आ गए सिर्फ जनसंख्या में, बाकी सब में फेल्योर हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे पास इतने यशस्वी प्रधानमंत्री होने के बावजूद हम हर जगह पिछड़ रहे हैं, हम हर जगह पीछे हो रहे हैं। हम कैसे पीछे हो रहे हैं भाई? आखिर 5 राज्यों के बच्चों को जब बैन किया गया होगा तो क्या प्रधानमंत्री ने पूछा क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि हम सबकी बात सुनते हैं और सबकी बात करते हैं। जंतर मंतर बेटियों को जिस तरह घसीटा गया, क्या आपको दृश्य आलोक जी अच्छा लगा था? किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि जिन बातों पे वो बातें कह रही थी वो ऐसे ही बातें हैं कि आधी दुनिया इस साजिश के दुनिया की वो वकालत कर रही थी कि कोई आरोपित व्यक्ति है। हमारी बात सुन लिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन लीजिए। वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एफआईआर दर्ज कराया जाए और तुरंत दर्ज कराया जाए। तो आप बताइए कि अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो जो अमेरिका अफगानिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बैन कर रहा है, बॉस तो कह रहा है, लेकिन बॉस कहने के बाद बैन भी कर रहा है। आखिर एक दोहरा कैसे काम हो रहा है? एक होना चाहिए ना इस तरफा। अगर लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई देखिए हो रही है। जब आपने मुद्दा उठाया देश की बेटियों का, तो इस पर मैं जरा चर्चा भी करूंगा एक राउंड, और मैं इस पर आनंद जी से प्रतिक्रिया भी लूंगा, क्योंकि मामला देखिए बालिग और नाबालिग का भी और पास्को एक्ट तक पहुंच गया किस तरीके से। आनंद जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा इस सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दें। आलोक जी मैं सभी सवालों इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, आपको याद होगा कि पाकिस्तान को हंगर इंडेक्स में और श्रीलंका को हंगर इंडेक्स में भारत से ऊपर रख दिया गया था। आप देखिए पाकिस्तान में क्या हालत और भारत में क्या हालत, और आप भी भारत में रह रहे हैं, क्या इस तरह की कोई स्थिति है भारत में? लेकिन जहां भारत को नीचा दिखाने की बात होगी वहां विपक्ष सबसे ऊपर खड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको आंकड़ा देता हूं। इन्होंने कहा भारत में कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले रघुराम राजन जी का एक इंटरव्यू आया था राहुल गांधी के साथ। रघुराम राजन जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री और कह रहे हैं भारत की विकास दर जो 5 से नीचे रहेगी, और अभी जो लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट आया है उसके बाद भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7.2 के हिसाब से भारत आगे बढ़ा है। 7.2 ऐसे समय में जबकि G20 के सभी देशों का ग्रोथ रेट भारत से लगभग नीचे है और महंगाई जो है वो भारत से सबसे ज्यादा है उसके बावजूद। और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, जीडीपी 2014 में कितनी थी? 112 लाख करोड़। अब कितनी है? 272 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 79,000। आज कितनी है? 1,70,000। विदेशी मुद्रा भंडार तब कितना था? 19.5 लाख करोड़। आज कितना है? 50 लाख करोड़। एक्सपोर्ट कितना था? 27.15 लाख करोड़। आज कितना है? कितना ऋण लिया गया है विदेशी?
विदेश इसके में थे, अलावा कितना आप दिन आइए, लिया आपने, मेडिकल कॉलेज उसकी भी चर्चा कर लीजिए। 370 आधा अधूरा जानकारी किसी को मत दीजिएगा। आनंद भाई, जब भी बात की जाए ना तो पूरी बात की जाए। आप जो बातें अपने पक्ष में तो बोल दे रहे हैं, लेकिन इस आपकी सरकार ने ये सब आंकड़े गिनाने के लिए अच्छा है। आपने जीएसटी को लेकर भी बात करी। सवाल ये है कि आज ही की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊंगा आनंद जी, जीएसटी को लेकर के कितना बड़ा लाखों करोड़ों का नोएडा में खुलासा हुआ है। जीएसटी को लेकर के एक फर्जीवाड़ा देख लीजिएगा आप, हमारे यूट्यूब पे भी चैनल पर भी लोड है। बड़ी बात ये, ठीक है, ये इस लूप होल्स पर भी हमें बात करनी होगी और सिस्टम को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाता है उस पर भी बात करनी होगी। ठीक है, फर्जीवाड़े का किस तरीके से खुलासा हुआ, ठीक है। मुद्दा ये नहीं कि कौन कौन इन्वॉल्व, मतलब है कि सिस्टम में किस तरीके से लूप होल्स है और उस लूप होल्स का किस तरीके से लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं एक बार रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, बराबर सवाल उठ रहे हैं, क्या लोकप्रियता को लेकर के राहुल गांधी उसको पचा नहीं पा रहे हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जब कहते हैं उनकी यहां पर बात सुनी नहीं जा रही इसलिए वो कहते हैं। इसमें आपको क्या रियल फैक्ट लगता है कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है इस बात को लेकर के? देखिए आलोक जी, 2024 का चुनाव नजदीक देख के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। वो जिस तरीके से देख रही है कि विपक्ष की लोकप्रियता जनता के अंदर बढ़ती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे आनंद जी कि यहाँ हम तो जनता के मन की बात सुनते हैं। अरे भैया, जनता के मन की बात आप सुनते हैं तो 1150 का आप सिलेंडर दे रहे हैं। अब आपको जनता ने कब बता दिया कि साहब वो बड़ा संतुष्ट है 1150 के सिलेंडर से? आप जनता के मन की बात सुनते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का क्या हाल है? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर स्थिति है, मुझे लगता है 20 घंटे से ज्यादा बत्ती आप नहीं दे पा रहे हैं राजधानी में। गांव की स्थिति है 3 से 4 घंटे आप बिजली दे पा रहे हैं। तो आप ये जनता के मन की बात सुन रहे हैं क्या? और जनता के मन की आप बात सुनते हैं तो जो जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं उनके मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे भाई, एक बलात्कारी के पीछे पूरी सरकार खड़ी हो गई है ढाल लेके कि साहब इस बलात्कारी को बचाना ही बचाना है हमें। उन बेटियों को अपने ओलंपिक में जीते हुए मेडल को गंगा में प्रभावित तक करने की नौबत आ गई और आप कह रहे हैं हम जनता की बात सुनते हैं मन की। अरे भाई, उन बेटियों के मन की बात सुन लीजिए कि किस तरीके से वो बेटियां आज आहत हैं और जंतर मंतर में बैठ के आंदोलन करना पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आपने ही दिया था ना। उसके बाद इस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार आप कर रहे हैं और आप कहते हैं जी हम तो जनता के मन की बात सुनते हैं। कौन सी जनता के मन की बात आप सुनते हैं? भाजपा की कार्यकर्ताओं को जनता मानते हैं क्या आप? तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि महंगाई से जनता कहरा रही है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। बेरोजगारी से जनता कहरा रही है, आप सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े देके और आंकड़े का जाल बुन के आप ये कहना चाहते हैं कि ऑल इज वेल है। और आज आप जिस तरीके से एक एक करके हर राज्य को हारते चले जा रहे हैं, वो बौखलाहट आपकी है कि आप किस तरीके से देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये अत्यंत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देने से पहले ये भी नहीं समझते हैं कि इससे देश की जनता को कितनी आहत होगी देश की जनता। इनके एक सांसद हैं, उन्होंने भी कह दिया कि 2014 से पहले देश आजाद ही नहीं हुआ था। अब आप सोचिए कि किस तरीके की बयानबाजी आपके बड़े नेता दे रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घुटनों पर चलने वाला भारत बता रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगा? आनंद जी, आनंद दुबे जी, क्या आप तरीके से देश की बेटियों को लेकर भी सवाल किया, बयान को लेकर के किया सवाल, ये कि आम जनता की सुनवाई नहीं और ये विपक्ष की धारणा है और ये जो अवधारणा बना ली है इसको कैसे फिर अब आप लोग बदलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ जी, इन्होंने एक बड़ी बात कही कि विपक्ष की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अब किस आधार पर रोहित जी ने कही? उत्तर प्रदेश के आधार पर अगर मैं बात करूं तो अभी जो 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, दोनों में ये 2 सीटों के जो चुनाव हुए उसमें हार गए। इसके पहले जो उपचुनाव हुए उसमें हारे। इसके अभी निकाय के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जो निकाय चुनाव हुए तो उसमें 30.8% वोट मिले थे। इस बार हमारा वोट बढ़ के 21.22% है और समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिले थे, घट के जो है 14% हो गए हैं। तो ये लगातार हर मोर्चे पर चुनाव हार रहे हैं, इनका वोट परसेंट। अरे हर चीज को चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? आम आदमी के जनहित के मुद्दों को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी तो हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर के भाई उठाते हैं। आलोक जी, अगर लोकप्रियता का पैमाना लोकप्रियता का पैमाना आप क्या तय करेंगे? ये कह रहे हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, हर चुनाव हार रहे हैं लेकिन लोकप्रियता बढ़ रही है। नहीं, राहुल गांधी आम जन से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं भाई। नहीं, विपक्ष की कर्नाटक जैसा एक बड़ा स्टेट भारतीय जनता पार्टी हार के और नगर निगम के चुनाव का सेहरा बांधना चाहती है,
तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दयनीय स्थिति भाजपा की मैंने कभी नहीं देखी। आप सोचिए कर्नाटक जैसा बड़ा स्टेट आप हारते हैं, उसी समय पे आप कर्नाटक जैसा बड़ा स्टेट हार जाते हैं जहां पे आपकी सत्ता थी, और आप नगर निकाय के चुनाव के लिए अपनी पीठ दबदबा रहे हैं जहां पे आपका बुरा हाल हुआ है। शहरी सीटें छोड़ के ग्रामीण सीटों पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऑल इज वेल और आंकड़ों के जंजाल को ढूंढने का ऐसा काम करती है कि हर चीज पे इवेंट मैनेजमेंट, ऐसा काम करती है, ऐसा काम करती है। जरा मैं, ठीक है आनंद जी, अब आपने अपनी बात रखी, ठीक है आनंद जी, कितना जीते थे और अभी कितना जीते हैं। चलिए जीत हार से थोड़ा सा अलग बात करते हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। रजा रिजवी जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से जब कभी भी राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के बात होती है, तो क्यों जब पीएम की आलोचना होती है और उसको देश से जोड़ दिया जाता है, उसके भारत से जोड़ दिया जाता है, भारत की आलोचना से जोड़ दिया जाता है? देखिए, ऐसा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के एक प्रतीक होते हैं, देश के मुखिया के नाते, राष्ट्रपति तो मुखिया होता है। 2014 से पहले भी रजा जी आपके यही विचार थे, या 2014 से पहले के बयान आपके वॉश आउट हो गए हैं? 2014 से पहले जो जिस तरीके से भाजपा हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करते थे, भाजपा के नेता, तो मुझे लगता है कि आपके यही विचार थे कि नहीं। जवाब भी लीजिए वरिष्ठ पत्रकार को। ठीक है सुनेंगे, इसलिए मैंने मौका दिया। अगर सवाल उठाया है पत्रकार पर तो पत्रकार का पूरा जवाब भी सुनेगा समूचा विपक्ष आज। जी रजा रिजवी जी, ठीक है, सवाल उठाए तो इसलिए जवाब आप जल्दी से दीजिए। ठीक है, पाकिस्तान से कभी भारत की सरकार को हटाने के लिए मदद नहीं मांगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से कहा था कि मोदी को हटाना है तो हमारे साथ आइए, मोदी को हटाइए, मोदी हटेंगे कांग्रेस आएगी तभी बातचीत होगी। जी, और रिजवी जी बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान को जो पहले कहा जाता था, पहले की सरकारों में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़, और अब मुंह भी तोड़ा गया है। अब ये भी बदली है हालात, परिस्थितियां। रिजवी जी इस सवाल का जवाब जरा आप, मैं बड़ी बेबाकी से कहूंगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जवाब दिया है और सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पूरे देश और दुनिया ने देखा है इसको। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री ने करके बताया कि जो हमारा विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, हम अपने देश में बहुत मजबूत हैं, अगर कोई दुश्मन हमें आग दिखाएगा तो हम उसका जवाब जो है अच्छे तरीके से देंगे। ऐसा नहीं कि अच्छे तरीके से देंगे। और बाहर जाके ये कहना कि प्रधानमंत्री हकीकत में उनको कुछ समझ ही नहीं है, अरे ये कौन सी बात है भाई? हकीकत में उनको समझी नहीं। अरे भाई, विपक्ष के लीडर हो, विपक्ष से क्या काम है? विपक्ष का सीधा काम ये होता है कि जो सत्ता पक्ष है, जो आम जनता के लिए काम कर रही है, अगर वो आम जनता का काम ठीक से नहीं कर रही है तो आप बताओ तुम्हारी योजना ये खराब है, तुम्हारी योजना ये खराब है, तुम ठीक काम कर रहे हो, तुम सत्ता पक्ष के नेता हो, तुमने आम जनता के लिए काम नहीं किया, तुमने आम जनता को ये परेशान किया। ये बात रखी जाती है, अच्छे लीडर ये रखते हैं, ये थोड़ी रखते हैं मोदी जी को जा कहें कि भगवान हो गए, भगवान के बगल में क्या, व्हाट इज दिस? ये क्या, ये कोई लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज नहीं है। विपक्ष का लीडर यही कहता है, अगर भाजपा ने कोई गलत काम किया है चिल्लाइए उसको, चिल्लाना चाहिए, आम जनता के सामने रखिए उसको कि साहब ये भाजपा ने गलत काम किया। ये नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे कि साहब वो तो उनको समझ ही नहीं है। हकीकत में उनको समझ ही नहीं, एक लैंग्वेज ये भी आया है, मैंने आज एक बार पढ़ा कि मतलब उनको समझ ही नहीं है। अरे आम जनता समझ के वोट दे रही है, आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, समझ ही नहीं है। इसके मतलब आप पूरे आम जनता जो 1.40 करोड़ लोग जो हैं उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं कि आम जनता ने एक प्रधानमंत्री को चुन के दिया और उसकी हकीकत नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम बेवकूफ है बिल्कुल। सुधा जी समझ रही हैं और सुधा जी की मुस्कुराहट भी बता रही है। अब इस बयान का मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। भाई अमेठी की सांसदी छीनी, फिर देखिए वायनॉट की सांसदी छीनी, फिर घर भी छीन लिया, ये उसकी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है क्या? सुधा जी जरा इस सवाल पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, रजा सर का ड्यू रिस्पेक्ट मैं आगे बात कहूंगी। जो सर ने कहा, सर ने तो कर्तव्यों की तो बात कर ली, लेकिन इस पिछले 9 वर्षों में जो राजनीति हो रही है उससे बात नहीं की। इसके पहले जिस तरह से लैंग्वेज यूज होती थी प्रधानमंत्री के लिए, अध्यक्षा के लिए या किसी के लिए, वो लैंग्वेज आलोक जी आप भी जानते हैं, मैं उसको रिपीट करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति होता है वो देश का सूचक होता है, देश को कहीं ना कहीं दिखाता है, अपने प्रतिबिंबित करता है। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ भाजपा सरकार के लिए लागू होती है क्या? या जब भी कोई सरकारें, आज तक जितनी भारत सरकारें बनी है, जितनी भी संवैधानिक प्रधानमंत्री बने हैं, सबने इस देश के हित में काम किया है, सबने इस देश के हित के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है, लेकिन कभी किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया। राजीव गांधी जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन के अंदर
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं अकेला, जब वो खुद कहते हैं मैं अकेला, तो सबको, जनता को, सांसदों को, विधायकों को, सबको। देखिए आपने अटल जी की बात की, वो आदर्श थे सबके, लेकिन जी जी ठीक है, अपनी बात मेरे भी है, मैं जिस कवि कुल से आती हूँ मेरे वो भी आदर्श हैं। मैं कभी नेताओं को, महापुरुषों को और जो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिससे सबको आदर्श सीखना चाहिए, मैं उन्हें आदर्श के रूप में रखती हूँ। जो बात यहाँ पे कही जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भूगोल बदल दिया, सिकंदर को बुला लिया बिहार में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतिहास बदल दिया, शंकराचार्य को, हमारे कबीर को, हमारे अन्य संतों को इकट्ठा कर दिया। आप जब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई भी नींव ही नहीं है, अनारहीन बातें हैं, आप कह रहे हो पूरा विश्व सुन रहा है। अगर उसी सत्यता को राहुल जी कह दे रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज खराब है। भाई ये कौन सी बात है? ये क्यों मापन आपका इतना गलत हो जाता है कि अगर वही बात प्रधानमंत्री स्वयं कहे तब वो सत्य है, लेकिन उसी बात को कोई इंगित कर दे तो उसकी भाषा खराब है। भाषा खराब होना, आलोक जी आप पत्रकारिता में बहुत वर्षों से हैं, आप जानते हैं भाषिक रूप से जितनी गिरावट पिछले 9 वर्षों में आई है, इसके पहले कभी राजनीति था रही। ये भाषिक गिरावट इस सरकार की देन है, जो सदन के अंदर, सदन के बाहर, मंचों पे, डिबेटों में न जाने कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं और पूरे देश को उन्होंने अभ्यस्त बना दिया है। अच्छा सुधा जी सुनिए मेरे सवाल का, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, कौन सी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? एक सुझाव आज आप दीजिए। चलिए आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, चलिए इस मंच पर, ठीक है। आप आलोक जी, अगर मैं आपका सम्मान नहीं करूंगी ना तो मैं ये उम्मीद भी नहीं करूंगी कि आप मेरा सम्मान प्रत्युत्तर में करेंगे। बस इतनी सी बात होती है। आप जब सामने वाले को इतना गिरा देंगे, उसके व्यक्तिगत रूप में आक्षेप करेंगे, जिस तरह आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में जितनी बातें लोग करते हैं, जिस तरह सदन के अंदर, सदन के बाहर और जाने कितने महिला सांसद वाली जिस तरह बातें की जाती हैं, जिस तरह करोड़ों की गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाता है, क्या आपको लगता है शोभनीय है या शोभनीय नहीं था? लेकिन तब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता। सवाल अपने आप में एक व्यक्तिगत टिप्पणी को क्यों आखिर विदेश में किस तरीके से उसका अगर क्रिया यहां पर हो रही है तो प्रतिक्रिया वहां पर हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। आनंद जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब, न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया अगर यहाँ हो तो प्रतिक्रिया वहां पर होगी जाकर के। आलोक जी अब आप मुझे बताइए हाँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री, उनको विदेश दौरे तक जाने से रोक दिया गया था, इसी कांग्रेस की सरकार ने रोका था और इसी कांग्रेस की सरकार ने कितने कुछ प्रयास किए थे। सुन लीजिए, एक एक करके सुनेंगे। अब आनंद जी को सुनेंगे। सुधा जी आपको पूरा मौका दिया मैंने, ठीक है, चलिए आनंद जी अपनी बात रखिए। सुन लीजिए, आप अपने बारे में बोलिएगा, मैं एकदम नहीं टोकूंगा, ठीक है। इसके बाद किस तरह से उनको कानूनी पचड़ों में घसीटने की कितनी कोशिश की गई, उन्होंने अदालतों का भी सामना किया, उन्होंने 12-12 घंटे की सुनवाई की, लेकिन कभी सड़क पर उतरकर भाजपा ने प्रदर्शन नहीं किया, न किसी संस्था को गाली देने का काम किया। इसके अलावा गुजरात के चुनाव में जाकर मौत का सौदागर कह के शुरुआत करने का काम किसने किया? आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया। खून की दलाली, नीच आदमी, गिरा हुआ आदमी, और यहां तक कि आदरणीय मोदी जी के माता और पिता के विषय में उल्टी सीधी टिप्पणी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और 1-2 बार नहीं, 91 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कहे हैं। और कभी अगर कुछ थोड़ा सा हो गया तो इनको बहुत तकलीफ हो जाती है। दरअसल इनकी तकलीफ यह है कि एक सामान्य चाय बेचने वाला, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जिसमें गर्भ से ही अधिकार तय हो जाते थे कि पिता के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसकी बेटी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। और राहुल गांधी जी से हमने कुछ नहीं छीना है। जैसी आप करनी करते हैं वैसी भरनी करते हैं। आपने अमेठी की जनता को छला, अमेठी की जनता ने आपको हराया। लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं कि मकान भी छीन लिया और सांसदी भी किस तरीके से छीन ली। ठीक है, चलिए सुधा जी आप अपनी बात रखिए। अब आनंद जी जरा सुधा जी का रिएक्शन सुनिए इस पर जो आपने बयान दिया। जी हाँ, जल्दी से अपनी बात रखिए। फिर कहना चाहूंगी, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के पहले स्वयं आके बोले मैं चाय वाला, जबकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, कार्यकाल कितने पूरा कर चुके थे। ये लोग खुद वैसी राजनीति करते हैं और दूसरों पे काउंटिंग करते हैं कि हमने, अगर आप गिनने बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए सुधा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस हमेशा ये कहती है, रुकिए सुधा जी से मेरा एक सवाल, बहुत अहम सवाल। अक्सर मैं डिबेट में ये सुनता हूँ कि बीजेपी ने ये कहा, बीजेपी ने कहा। कांग्रेस का अपना कभी कोई विजन रहता है, अपना मुद्दा रहता है क्या, या बीजेपी मुद्दा देती रहती है, कांग्रेस पीछे चलती रहती है? जी हाँ,
विजन ना होता तो देश को जो विश्व गुरु के नाम पे ये बता रहे हैं कि हमने बनाया ना, विजन था तभी हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आलोक जी, आप भी जानते हैं कि विजन ना होता, सिर्फ यही होता जो आज हो रहा है, तो देश कहाँ पहुंचे किसी को इसका अनुमान भी नहीं हो सकता है। विजन था, हम काम कर तभी यहाँ तक पहुंचे। राजनीति में जो गिरावट लाई गई, सत्ता और सदाचार 2 शब्द थे अव्यक्त की आजादी में, उन दोनों को घटा बता के जिस तरह से राजनीति को लाके इस स्तर पे खड़ा किया गया कि अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं कहें कि मैं चाय वाला हूँ, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, फिर भी वही कह के लोगों से अपना संवेदना इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कोई कह दे उसको काउंट करके गाली मिल रही है। अरे गाली आप भी दे रहे हैं, लोग आपको दे रहे हैं, आप काउंट कर रहे हो, आपने काम को नहीं बता रहे हो। यहाँ बात है आप काम कब बता रहे हो? आपने कौन से ऐसे अपने आदर रुक जाइए, एक सवाल का सुधा जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने ऐसे कौन से उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हिमाचल और कर्नाटक में मोहब्बत की दुकानें को लेकर के बंद करके किस तरीके से, और मोहब्बत के जो है शोरूम बड़े बड़े खोल दिए, ऐसा कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया? जरा बताइए, देश की जनता जानना चाहती है। काश की आलोक जी ना मोहब्बतों के शोरूम होते तो बहुत खुल गए होते। दिक्कत है कि दिलों में जिस नफरत पैदा की गई है। अरे तो मैं तो कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कर्नाटक की जनता को सत्यता समझ में आ गई कि झूठ का दिखावा 9 साल से चल रहा है, वो छलावा मात्र है। उसी को समझ के उसने मोहब्बत की दुकान को सच किया। और वो कर्नाटक की जो जीत है ना, मोदी जी 9 दिन तक वहां पे न जाने कितनी रैली में रहे, बहुत कुछ बोलते रहे, सबकी बुराई करते, लेकिन जनता ने उनकी बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि सत्य और झूठ के अंतर को समझने लगी है। अच्छा ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी। मैं आनंद जी आपके पास अभी नहीं आऊंगा, रुक जाइए आनंद जी 1 मिनट जरा। मैं रोहित जी, एक बहुत अहम सवाल का जवाब, लगातार विपक्ष इस सवाल को उठाता है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन अगर मैं डिटेल की बात करूं, आंकड़ों की बात करूं, तो मोदी सरकार बनने के बाद 34 चुनाव फिलहाल हार चुके हैं और अभी कर्नाटक का और हिमाचल का सामने है। तो फिर इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा, बस आगे का जवाब आपसे। देखिए, जब हम कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना दिया गया है, तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर उत्तर प्रदेश से हम आपको दें तो वो आजम खान साहब की सदस्यता का है कि किस तरीके से उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिखा गया, उनको सजा सुनाई गई और उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। और आज स्थिति क्या है? सदस्यता रद्द करने के बाद आज स्थिति ये है कि जिस मुकदमे में उनको सजा हुई थी, जिसके लिए सदस्यता रद्द हुई थी, वो मुकदमा ही वापस हो गया। और जिस व्यक्ति ने वो मुकदमा किया था उसने साफ साफ कहा कि किस तरीके से प्रशासन और वहां के वर्तमान उस समय के डीएम के दबाव में उसने ये मुकदमा लिखा था और ये झूठा मुकदमा था। तो आप इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है आज की सरकार के लिए कि उन्होंने झूठे मुकदमे के अंदर एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता को वो खा गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आज नहीं तो कल ये राहुल गांधी जी के साथ भी यही चीज दोहराई जाएगी कि जिसमें उनको सजा हुई है वो मुकदमे में वो पूरी तरीके से बरी होंगे। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि किस तरीके से वो आज की डेट में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति के यहाँ ईडी पहुंच जाती है। अरे ईडी कोई मजाक है क्या? ये आप बताइए, ईडी का नाम 2014 से पहले कितने लोग जानते थे? आज आप बताइए कि ईडी का क्या रोल है और आपने ईडी के जितने छापे मारे उसमें से कितने % पर आपको अपराधी मिले? आप जब बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि ये अपराध किया, उसने वो अपराध किया, कांग्रेस ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। अरे कांग्रेस ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया तो आपने कितने नेताओं को जेल भेजा? पहले जब स्वैच्छिक संस्थाएं जो हैं उनको बारे में अगर बात करें तो रजा रिजवी साहब बस इतना ही सुना था, सीबीआई को जिस तरीके से तोता की संज्ञा मिली थी और किसकी सरकार थी सब जानते हैं कि। देखिए, ऐसा है जब सरकारें आती हैं केंद्र में तो सीबीआई का सब सरकारें अपना इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन मैं अपने राहुल दोस्त को देख रहा था कि अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ है उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सपा के साथ संबंध बना के चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीत हार अलग चीज है, लेकिन उन्होंने बताया मजबूती से कि मैं समाजवादी। राहुल गांधी इनके दोस्त हैं, मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छी जानकारी रखते हैं राहुल गांधी जी दोस्त हैं। ये तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बता पाएंगे कि राहुल गांधी जी इनके दोस्त हैं। एक साथ जो है वो रह के उसने दिखाया कि साहब हम लोग अभी भी एमएलसी की चुनाव ईडी का नाम सुना था 2014 में। ये राहुल गांधी की इतनी पैरवी कर रहे हैं। अरे मैं राहुल गांधी जी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ भाई, समझिए वहां जाते नहीं है, विपक्ष के नेताओं की पैरवी कर रहा हूं। अखिलेश उनके प्रोग्राम में नहीं जाते, लेकिन राहुल की पैरवी इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी को कहां से राहुल गांधी नाम सुनाई पड़ गया, मैंने तो अपनी जबान से लेकिन कहा नहीं, लेकिन अंदर खाने में तो यही लग रहा है जो आप इतनी बातें रख रहे हैं जो पत्रकारिता की
कि पत्रकारिता जगत से बैठे हुए व्यक्ति या खुले हम इसी डिबेट के अंदर नहीं तो मैं तथ्य निकाल के ला रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जो राहुल ने डिबेट में जो राहुल ने कैलिफोर्निया में कहा उसके उसमें कहीं आपने कोई ऐसी बात नहीं की कि नहीं भाई नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को के बारे में नहीं कहना चाहिए, प्रधानमंत्री देश का है, ये कहीं कुछ नहीं, लेकिन आपने ये महसूस कराया कि कहीं ना कहीं हम जो है वो कांग्रेस के साथ हैं। अपनी बात रखना चाह रही, सुधा जी अपनी बात रखिए जी। नहीं, मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि अगर रोहित जी ने नहीं बोला कि राहुल जी ने जो किया वो सही नहीं है, तो क्या उनकी बात गलत हो गई क्या? क्यों हम ऐसे एस्पेक्ट को देख के चलते हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है अगर भाजपा के लिए गलत है तो कुछ गलती कहना है? सर कभी कभी नहीं, ये उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत कहा सही कहा, मैं गलत सही पे नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा तो गलत कहा या सही कहा। मैं इनकी पार्टी की जो विचारधारा है जिसके साथ जुड़े हुए हैं, ये देश प्रदेश में जो है अच्छा काम कर रही है इनकी पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल ने कभी सीट भी जीती, जो सीट नहीं जीत पा रहे थे वो सीट जीती बीजेपी से। सवाल ये कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे खुद ही कांग्रेस कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है, और बड़ी बात यह है कि तार्किक क्षमता पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं। फिलहाल मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूं जरा एक सवाल का जवाब लेने। कुल मिलाकर के जिस तरीके से एक बयान को लेकर के राहुल गांधी के बयान, ना वो सांसद हैं ना वो विधायक हैं, इतना ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। देखिए आपने जो बात की, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां एक और बयान दिया है कि देश में मुसलमानों की स्थिति वही है जो 1980 में दलितों की स्थिति थी। जो दलितों के साथ हो रहा था 1980 में, वही मुसलमानों। अब ये बताइए 1980 के समय में देश में ज्यादातर प्रांत में किसकी सरकारें थी और केंद्र में किसकी सरकार थी? तो राहुल गांधी जी किसको कटघरे में खड़ा कर रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ बात हुई कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान चल गई, एकदम मानता हूँ कर्नाटक चलिए, और अब आप लोगों ने एक खास वर्ग को टिकट देकर के निकाय चुनाव में सबका साथ सबका विकास की बात कर दी। जल्दी से, समय बहुत कम है, मुझे कमांड मिल रहा है वाइंड अप करने का। 20-20 सेकंड में आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट जल्दी से। पूरी 20 सेकंड में अपनी फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ सुन लीजिए, ये मोहब्बत की दुकान इन्होंने कई बार खोली है। 1984 में सिख दंगा, 1959 में अहमदाबाद दंगा, 1985, 87, 1990, 1992 में अहमदाबाद दंगा, 1987 में भागलपुर दंगा, 1989 में मुरादाबाद दंगा, 1990 में हैदराबाद दंगा। लगातार जिन्होंने दंगे किए, और इनके लिए एक शेर है कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को दंगों की आग में झोंका और दंगों के ऊपर रोटियां सेकी। इनकी कुर्सियां न जाने कितनी अनगिनत लाशों के ऊपर रखी हुई थी, ये पूरा देश ने देखा है, और इसी वजह से देश अभी इसको नकार रहा है और अब ये मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। जी चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी आपका, रोहित अग्रवाल जी आपका भी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपका भी, रजा रिजवी जी आपका भी। कुल मिलाकर के बयान पर जिस तरीके से संग्राम मचा हुआ है, और पूरे सुर की बात करें पूरे कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसे एक प्रतिष्ठा का सबब बना लिया है। नमस्कार।